टू ऑल पीजी कॉलेज नीवाणा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे। शेयर इशू एट प्रीमियम। तो उसके संबंध में क्या क्या लेखांकन प्रविष्टि होती है, एक सवाल करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जैसे सपोज करो कि शेयर है 8,000 शेयर इशू और उनकी मांग राशियां इस प्रकार से है। एप्लीकेशन तो 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 2 प्लस 1 रुपये प्रीमियम, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल, इन पर कितना 3 रुपए। 10 रुपए का शेयर था, 11 में दे दिया। तो अपने लेखांकन पुष्टि करेंगे। सबसे पहले जर्नल करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल के फॉर्मेट में डेट पर्टिकुलर LF, अमाउंट के 2 कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। जर्नल डेट पर्टिकुलर सबसे पहले डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। तो अपना एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन प्राप्त राशि। जैसे यहाँ 2 रुपये मिल रहे हैं, 8,000 शेयर है, कितने जाएंगे 16,000। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन being application money receive amount same। उसके बाद में डेट ऑफ ट्रांसफर कह दो या डेट ऑफ अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट के संबंध में 3 लेखा पुष्टि होती है। सबसे पहले अलॉटमेंट होता है तो उसको ट्रांसफर डेट भी कह देते हैं या अलॉटमेंट डेट, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होता है और फिर इश्यू। तो डेट ऑफ ट्रांसफर या डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन प्राप्त राशि। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम राशि। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद में यदि यहाँ एक पॉइंट विशेष ध्यान रखना, यदि ये प्रीमियम की राशि अलॉटमेंट के साथ होती, तो यहाँ ये एप्लीकेशन के साथ होती, तो यहाँ एंट्री हो जाती बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन प्रीमियम की राशि सहित। लेकिन इसकी एंट्री करते हैं यहाँ डेट ऑफ ट्रांसफर, तो एंट्री हो जाती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। जब प्रीमियम की राशि एप्लीकेशन के साथ होती तब, लेकिन यहाँ राशि अलॉटमेंट के साथ है, तो लेखांकन पुष्टि क्या होगी नेक्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे डेट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम की राशि से, प्रीमियम की राशि से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे यहाँ राशि हो जाएगी आपकी 2 रुपए कैपिटल 1 रुपये प्रीमियम, 20 की हो जाएगी, ये तो जाएगी प्रीमियम सही। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अपने पास शेयर है 8000 गुणा 3, प्रीमियम सही हो जाएंगे 24,000। और उसके बाद में प्रीमियम की राशि 1 रुपया, प्रीमियम की राशि 1 रुपया, तो हो जाएगी 8000। और कैपिटल की राशि 2 रुपीज, ये हो जाएगी 16,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बीइंग इक्विटी शेयर allotment due with security premium, with security premium। और उसके बाद में रिसीव करेंगे अलॉटमेंट रिसीव। अलॉटमेंट रिसीव के संबंध में लेखांकन प्रस्तुति क्या होगी वो देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डेट ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। देखो डेट ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम की राशि सहित, प्रीमियम की राशि सहित, प्रीमियम की राशि सहित। तो ये हो जाएंगे 24,000, 8,000 गुणा 3, 8,000 गुणा 3। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। प्राप्ति के संबंध में सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती। 24,000 सेम अमाउंट। नरेशन जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव विद सिक्योरिटी प्रीमियम, विद सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद में फर्स्ट को रिसीव करेंगे, उसके बाद में फर्स्ट को रिसीव करेंगे तो लेखा प्रस्तुति क्या होगी। तो सबसे पहले अपन ड्यू करते हैं। तो डेट ऑफ फर्स्ट कॉल, डेट ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू, एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। यदि ये प्रीमियम की राशि 1 रुपया फर्स्ट कॉल के साथ होती तो यहाँ ड्यू के टाइम 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से आ जाते ड्यू के साथ। और यदि यह राशि इस सेकंड फाइनल कॉल के साथ होती तो 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड कॉल में आ जाती। तो यहाँ नरेश हो जाएगी बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, सॉरी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अमाउंट कितने 3 रुपए, 3 गुणा 8,000, 3 गुणा 8,000 24,000 सेम राशि। ड्यू के बाद में अपन रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डेट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव, डेट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। नरेश हो जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव 24,000। यदि सभी अंशधारक संपूर्ण राशि चुका देते हैं तो कंप्लीट एंट्री होती रहेगी। लेकिन यदि अपने ड्यू क्या था 24,000 से और रिसीव हो, यदि 4,000 नहीं चुका पाते हैं,
20,000 ही चुका पाते हैं, तो यह एंट्री हो जाएगी 20,000 से। अर्थात कोल्स इन एरियर के संबंध में लेखांकन प्रविष्टि दो तरीके से की जाती है। एक तो प्रविष्टि होती नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने फर्स्ट कॉल से ड्यू कितने से किया था 24,000, जबकि अपन क्रेडिट कितने से करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितने से करेंगे 20 से, जब 4 नहीं मिलेंगे 20 से, तब 4,000 कॉल्स हो जाएगी, जिसको बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के उप शीर्षक शेयर कैपिटल में दिखाएंगे कॉल्स को लेस करके। उसके बाद में सेकंड फाइनल को, तो सेकंड फाइनल को रिसीव करेंगे तो एंट्री, या ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी देखना। डेट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल नेक्स्ट हो जाएगी बी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अमाउंट 3 रुपए थे, शेयर 8,000, 24,000 दोनों पक्ष से बचे। और रिसीव के टाइम क्या एंट्री होगी, तो रिसीव के टाइम एंट्री देखना डेट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। नेक्स्ट हो जाएगी बी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव, वो सेम 24,000। अब नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट एंट्री हो गई, फाइनल कॉल सेकंड कॉल तक ही थी। और यदि कोई अंशधारक राशि नहीं चुकाता है तो कॉल्स मैनेजर के संबंध में क्या लेखा प्रविष्टि होगी, या बकाया मांग के संबंध में लेखांकन। तो नेक्स्ट टॉपिक है बकाया मांग के संबंध में लेखा प्रविष्टि या अकाउंटिंग फॉर कॉल्स इन एरियर। इसकी दो विधियां हैं अकाउंटिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर, बकाया मांग राशि के संबंध में लेखा प्रविष्टि। इसकी दो विधियां हैं। फर्स्ट विधि जब लेखा प्रविष्टि नहीं होती, जैसे यदि फर्स्ट कॉल बकाया मांग राशि है, जैसे आपने फर्स्ट कॉल में 24,000 मांगे थे और चुकाए अंशधारकों ने 20,000, तो जब अपन ने ड्यू किया था तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या था 24,000 से। लेकिन अपने को मिले कितने 20, तो अपने रिसीव की एंट्री क्या की होगी, अपनी बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 20,000 से टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल सेम अमाउंट 20,000 20,000। तो अपन देखा कि इक्विटी शेयर को एक बार डेबिट कितने से किया था 24,000 से, लेकिन क्रेडिट कितने से किया 20,000 से, तो ऑटोमेटिकली इसका डेबिट बैलेंस शेष हो गया, ऑटोमेटिक शेष हो गया 4,000। एक तो ये प्रविष्टि है कि इसकी लेखा प्रविष्टि नहीं करते, सिर्फ कॉल्स इन एरियर बैलेंस दिखा देता है। आगे अपने फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू किया था 24 से, और क्रेडिट कितने से किया 20 से, तो 4,000 ऑटोमेटिक बैलेंस दिखा रहा है, वो डेबिट बैलेंस है जिसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं। और यदि लेखा प्रविष्टि करनी हो तो उसकी विधि क्या है,
यदि लेखा प्रविष्टि करनी हो तो एंट्री क्या होती है वो देखना। ये एंट्री या तो प्राप्त राशि के साथ कर दे या अलग से कर दे। यदि प्राप्त राशि के साथ करें, जैसे देखो फर्स्ट कॉल अपन ने ड्यू किया था 24,000 और रिसीव हुआ कितना 20,000, तो एंट्री क्या होगी देखना कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट, प्राप्त राशि के साथ एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 20,000। कॉल्स इन एरियर कितना बचेगा, कॉल्स इन एरियर 4,000 और टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने 24,000। ये 7 प्रविष्टि हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट प्राप्त राशि से और कॉल्स इन एरियर 4,000 से। कॉल्स इन एरियर को बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज को उपशीर्षक शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के उपशीर्षक शेयर कैपिटल या पेड अप कैपिटल से लेस करके दिखाते हैं और ये हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट हो जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल या बीइंग इक्विटी शेयर, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एंड कॉल्स इन एरियर, एंड कॉल्स इन एरियर। और यदि इसकी अलग से लेखा प्रविष्टि करनी हो तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जिसके साथ में फर्स्ट कॉल लिमिट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल लिमिट तो सेकंड कॉल। और ये लेखा प्रविष्टि कंप्लीट होने के बाद में बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। इसके संबंध में यदि इंटरेस्ट मिलता है तो ये इंटरेस्ट कैसे मिलता है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर या सारणी नंबर, सारणी एफ के अनुसार कंपनी कॉल्स इन एरियर पर बकाया मांग राशि 10% से और कॉल्स इन एडवांस पर 12% से इंटरेस्ट देती है। उसके संबंध में लेखांकन प्रविष्टि क्या क्या हो सकती है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन अमाउंट कर लेते हैं। और एंट्री कॉल्स इन एरियर के संबंध में लेखा प्रविष्टि या इंटरेस्ट के संबंध में या इंटरेस्ट रिसीव प्राप्त होता है तो लेखांकन प्रविष्टि क्या होती है कॉल्स इन एरियर के संबंध में, तो इंटरेस्ट ऑन या प्राप्त कॉल्स इन एरियर ब्याज, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर being interest received on calls in area। ठीक है, बैंक अकाउंट जितना भी इंटरेस्ट होता है टाइम पीरियड से, उसके बाद में इसको वर्ष के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, ब्याज की राशि से इंटरेस्ट अमाउंट टाइम पीरियड से कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यदि कॉल्स इन एडवांस उसके ऊपर या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हो तो एंट्री क्या होगी वो देखना। वो इनकम होती है, वो ये तो इनकम होती है कंपनी की और वो होता है खर्चा। तो अपने को एंट्री क्या होगी ताकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस पर कंपनी 12% से इंटरेस्ट देती है और कॉल्स इन एरियर पर कंपनी 10% से कॉल्स इन एरियर लेती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड। और वर्ष के अंत में इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी देखना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट, ये कंपनी के लिए खर्चा है इसलिए डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कि जिस दिन जैसे फाइनल कॉल का पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ मिल गया हो तो फर्स्ट कॉल जब पेमेंट रिसीव हुआ था उस डेट से फर्स्ट कॉल की पेमेंट रिसीव उस डेट से, और सेकंड कॉल ड्यू तक का टाइम पीरियड उस टाइम पीरियड की कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की। तो प्रिय बच्चों इनकी समझ में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए काफी, थैंक यू।